Hello student, in past video we were discuss about the Gauss law and its importance. Now today we are going to discuss some of its application. Okay, so let me see. First application is said that we have to obtain the expression of the electric field by the straight wire of infinitely length and with the linear charge density. Means आपको यहाँ पे एक वायर लेना है जिसकी लेंथ क्या होगी, इन्फिनिटी होगी, यानी कि बहुत लंबा वायर होगा, बराबर। और उसकी वजह से बराबर कोई एक पॉइंट फिक्स होगा जो उसके लेंथ के अक्रॉस में आता है, यानी कि परपेंडिकुलर पॉइंट पे आएगा, बराबर। वो पॉइंट पे आपको क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। क्योंकि आप कहीं पे भी पॉइंट लोगे तो अपने आप वहाँ से थोड़ा परपेंडिकुलर ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो अंदर, बराबर। और यहाँ पे हमारा जो वायर है वहाँ पे हमको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली कंसीडर करना है, बराबर। अब सीधी सी बात है, ये वायर है इस तरह से लिया है कि खुद में अपने आप में थिन है और लंबा बहुत है, तो यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, पर लेंथ होगा। तो पर लेंथ वाले को हम क्या बोलते थे, लैम्बडा बोलते हैं, जिसको लाइन चार्ज डेंसिटी बोलते थे अंदर। तो लैम्बडा इक्वल टू क्या इक्वेशन होगा भाई, क्यू बाय एल होगा। तो क्यू इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, लैम्बडा एल मिलेगा कि नहीं मिलेगा अंदर। यानी कि अगर आप जितनी भी लाइन कंसीडर कर रहे हो बराबर, उसको मल्टीप्लाई में लैम्बडा करोगे तो आपको आपका टारगेटेड चार्ज जो है, जिसको हम एंक्लोज्ड चार्ज बोलते हैं, वो हमको मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है अंदर, हाँ के ना, बराबर। अब आपको क्या करना है, जिस तरह से क्वेश्चन पूछा है तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो डिफाइन कर लो भाई। एक वायर ले लो जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है और खुद में अपने आप में क्या है, बहुत थिन है, और यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको क्या ले लो, लैम्बडा ले लो, सीधी सी बात है। फिर उसको फिगर में थोड़ा बहुत बता दो अंदर। अब आपको क्या करना है भाई, वहाँ से एक पॉइंट पी लेना है, बराबर, और उसको जो वेक्टर है, यानी कि यहाँ पे पॉइंट ओ ले लो और ओपी वेक्टर को क्या करो, घुमाओ, तो आपको क्या मिलेंगे, पी के बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, बराबर, जो वायर की लेंथ के अक्रॉस हो गए और सब क्या हो गए, इक्वल डिस्टेंस पे हो गए अंदर, बराबर। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये सारे के सारे सेम डिस्टेंस पे, और यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, यानी कि चार्ज की वैल्यू बदलने के चांसेस यहाँ पे है नहीं। तो यहाँ पे हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने के चांसेस है वो क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे अंदर, हाँ के ना, बराबर। फिर आपको यहाँ पे समझाना क्या है अंदर कि भाई इतना पार्ट हो गया, पर ये तो हमने एक रिंग ली, पर क्या यहाँ पे ये जो पॉइंट पी है उस पर इंफ्लुएंस खाली यही एक चार्ज का होगा, नहीं, ऊपर वाले नीचे वाले सबका होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि भाई मैक्सिमम जो भी चार्ज ये पी पॉइंट पे अफेक्ट करते हो वहाँ तक हम ले लेते हैं, बराबर। वहाँ एक चार्ज ले लेते हैं और नीचे वाला भी उस तरह से एक चार्ज ले सकते कि नहीं ले सकते अंदर, बराबर। वहाँ पे भी एक सर्कल ड्रॉ कर दो, वहाँ यहाँ पे भी एक सर्कल ड्रॉ कर दो, और ये सर्कल को इस तरह से ज्वाइन कर दो, हमको क्या मिलेगा, सिलेंडर मिलेगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि सिलिंड्रिकल का जो पार्ट है उसमें जितना भी चार्ज वायर के अंदर कंसीडर हो रहा है, बराबर, उतना ही यहाँ पे पी पॉइंट पे क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। क्योंकि इनफाइनाइट पर तक लेंथ है हमारे वायर की, तो क्या सब चार्ज थोड़ी पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बराबर। जो उसके रेंज में आते हैं वही पे इफेक्ट करेंगे ना अंदर। आइडिया आ रहा है थोड़ा थोड़ा सबको, बराबर। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो सिलेंडर मिल रहा है उसको हम एक गॉसियन सरफेस के तौर पे कंसीडर करेंगे, जिसकी लेंथ एल है और रेडियस क्या है भाई, आर है, बराबर। अब आपको क्या करना है, ये जो आपका गॉसियन सरफेस है वहाँ पे, बराबर, कहाँ कहाँ फ्लक्स मिलेगा उसको फाइंड करना है। तो यहाँ पे सिलेंडर है, तो सिलेंडर की तीन सरफेस होती है, दो सर्कल वाली और एक उसका सी एस है। तो सर्कल वाले की बात करो तो उसका एरिया वेक्टर लेंथ की डायरेक्शन में आएगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या है, रेडियल डायरेक्शन में, जो वायर की लेंथ को परपेंडिकुलर है अंदर। तो यहाँ पे एंगल 90 बन गया, तो हमारा फ्लक्स का इक्वेशन क्या था, ई ए कॉस थीटा था। अगर थीटा मेरा 90 होता तो कॉस 90, तो आंसर 0 बना देता है। यानी कि इसकी वजह से और इसकी वजह से प्रोड्यूस होता फ्लक्स क्या मिलेगा मुझे, 0 मिलेगा। तो जो भी फ्लक्स मिलेगा मुझे किसकी वजह से मिलेगा, सी एस ए की वजह से मिलेगा। तो फाई इक्वल टू क्या होगा भाई, ई ए, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है वही डायरेक्शन में उसके एरिया वेक्टर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे सबके अंदर, हाँ के ना। क्योंकि आपको सी एस ए को छोटे छोटे एरिया में कवर करना है और कुछ नहीं, पर सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। तो आप क्या लिखोगे, ई डेल्टा ए लिखोगे अंदर, और पैरेलल है कॉस 0 1 हो जाएगा, बराबर। अभी आपको सारे के सारे ऐड करने हैं तो क्या होगा, ई डेल्टा ए और समेशन होगा कि नहीं होगा सबका अंदर, बराबर। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड जो सब जगह सेम है तो वो तो बाहर आ जाएगी, तो समेशन ऑफ डेल्टा ए, तो यानी कि आप सब जगह का डेल्टा यहाँ पे जो आपका कर्वेचर सरफेस उसको छोटे छोटे एरिया में डिवाइड किया था सबको मर्ज करो तो क्या होगा भाई, उसका टोटल सरफेस होगा अंदर। टोटल सरफेस किसका, खाली इस कर्वेचर सरफेस का अंदर, बराबर। तो ई इंटू, अभी ये सिलेंडर हो तो उसका सी एस है, बराबर, कर्वेचर सरफेस एरिया का इक्वेशन हम क्या लिखते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं अंदर, हाँ के ना। तो 4 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे नहीं, 4 पाई आर स्क्वायर सॉरी स्फीयर के लिए होता है,
तो इक्वेशन क्या आएगा 2 पाई आर एल होगा अंदर, क्या होगा 2 पाई आर एल होगा अंदर, बराबर है। तो ये आपका क्या आ गया, फ्लक्स का पहला इक्वेशन आ गया। अब गॉस लॉ क्या बोलता है कि फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट ए तो है, पर दूसरा इक्वेशन है भाई समेशन ऑफ क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन जीरो। अभी आपको क्या करना है कि आपकी ये जो गॉसियन सरफेस है उससे एनक्लोज चार्ज कितना है फाइंड करना है। तो मैंने अभी थोड़ी टाइम पहले बताया क्यू इक्वल टू क्या था भाई लैम्डा एल था। अभी आपकी जो लेंथ है वो कितनी है भाई एल है, उतना ही चार्ज उससे एनक्लोज होगा ना, तो यहाँ पे खाली क्या कर दूंगा स्मॉल एल कर दूंगा, तो चार्ज मिल गया कि ना मिल गया। तो मेरा इक्वेशन क्या था ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू लैम्डा एल डिवाइड बाय क्या होगा एप्सिलॉन जीरो होगा कि नहीं होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो लगे तो एल एल कट हो गया, तो ई का आपको इक्वेशन मिल गया लैम्डा डिवाइड बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन जीरो, हाँ के ना। अगर आपको थोड़ा मॉडिफाइड करना है तो हमको पता है कि भाई के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो लिखते थे, पर हमारे पास 2 है तो 2 ऊपर लिख दे तो बैलेंस हो जाएगा, तो नीचे 4 लिख सकते हैं ना, तो 4 पाई एप्सिलॉन के लिखेंगे, लैम्डा तो था अंदर और डिवाइड बाय क्या आएगा एप्सिलॉन जीरो सॉरी आर आएगा अंदर। तो ये क्या मिल गया आपको इक्वेशन मिल गया अंदर सिंपलिस्टिक फॉर्म में। तो क्या इक्वेशन है भाई 2 के लैम्डा डिवाइड बाय आर, बराबर 2 के लैम्डा આપણે ઓકે 2 के તું બોલ બરાબર, तो 2 के શું के लैम्डा बराबर डिवाइड बाय आर, समझ में आया। तो ये क्या है इक्वेशन है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसकी वजह से एक इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर हो उसकी वजह से उसके लेंथ के अक्रॉस में जो भी पॉइंट होगा वो पॉइंट पे प्रोड्यूस होता इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये इक्वेशन है। तो जब भी आपको ऐसी एप्लीकेशन का क्वेश्चन दिखे तो आपको इलेक्ट्रिक सीधा इक्वेशन यूज कर लेना है भाई ई इक्वल टू क्या होगा 2 के लैम्डा डिवाइड बाय क्या लेना है आर लेना है अंदर, समझ में आया कि नहीं आया अंदर, बराबर। और डायरेक्शन क्या होगी जो भी लेंथ है उसको परपेंडिकुलर होगी, सिंपल सी बात है अंदर। उसी तरह से अब आपको क्या करना है कि भाई मुझे वायर नहीं पर मुझे एक प्लेन दिया गया है जहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, प्लेन भी इनफाइनेटली लॉन्ग है अंदर, लॉन्ग है ब्रेथ है जहाँ पे भी है, यानी कि बड़ा प्लेन यहाँ पे लिया गया है अंदर, तो वहाँ पे भी आपको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, तो उसकी वजह से भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। आगे वाले पार्ट में मैं एक चीज़ बोलना भूल गया कि हमने जो लैम्डा लिया था यहाँ पे अंदर, बराबर, आगे वाले पार्ट में जो हमने लैम्डा लिया था अंदर, तो वो लैम्डा में सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ली थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने किस तरह से कंसीडर की थी अंदर, बराबर, कि एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पे हमने जो लैम्डा लिया वो पॉजिटिव है, तो हमारा जो चार्ज होगा वो भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, इसलिए यहाँ पे लाइन की बाहर की ओर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। अगर आप लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव ले रहे हो तो आपका चार्ज भी नेगेटिव होगा, तो अंदर सब माइनस माइनस हो गए, तब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड लेनी होगी अंदर, समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, हाँ के ना, बराबर। उसी तरह से हम यहाँ पे भी बात करें तो अगर आप एक इनफाइनाइट साइज का एक प्लेन कंसीडर करो, पहले डिस्क्रिप्शन जो है वो लिख देने का अंदर, बराबर, तो वो तो एरिया है, तो यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा भाई सिग्मा होगा, जिसको हम क्यू बाई ए बोलते हैं, तो क्यू इक्वल टू सिग्मा ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते अंदर, हाँ के ना, क्योंकि हम जब समेशन ऑफ क्यू करेंगे तब हमको ये फॉर्मेट का यूज़ करना पड़ेगा अंदर। अब सीधी सी बात है, मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई पूरा इन्फाइनिटी लॉन्ग प्लेन है, उसमें से छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर रहा हूँ अंदर, बराबर है। अब सीधी सी बात है, मैं यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ अंदर, बराबर, यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि जो जो भी चार्ज है अंदर जो इस पर इन्फ्लुएंस करेंगे उसके रिगार्डिंग आपको एक क्या लेना है क्यूबॉइड शेप या तो फिर क्यूब शेप लेना है, बराबर, और उसके हिसाब से आपको क्या करना है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है अंदर, समझ में आया। जिस तरह से आगे सिलेंडर लिया था उसी तरह से आपको यहाँ पे गॉसियन सरफेस क्या लेनी है, एक क्यूब लेना है या तो क्यूबॉइड, आपको जो भी कन्वीनियंट लगे अंदर, बराबर है। अब यहाँ पे हमको थोड़ा एक स्टेटमेंट ऐड क्या करना है अरेंजमेंट का अंदर, कि वी हैव टू अरेंज आर प्लेन इन अ सच अ वे दैट इट लाइज इन अ वाइजेड प्लेन एंड एज इट इज possess the uniformly charged distribution which is a positive charge distribution, so electric field will be perpendicular to the plane। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी भाई प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, तो प्लेन के परपेंडिकुलर, अगर प्लेन हमारा वाइजेड में तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डिफॉल्ट कौन से डायरेक्शन में होगी, एक्स डायरेक्शन में होगी कि नहीं होगी अंदर, हाँ के ना, बराबर। अब हमको क्या करना है कि भाई ये प्लेन को जो पूरा प्लेन है उसको छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर लेता हूँ, तो ये एरिया को अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ तो मुझे आगे पीछे दोनों की साइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक क्या मिलेगा क्यूब या तो फिर क्यूबॉइड शेप मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है अंदर, हाँ के ना, बराबर। अब उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन फाइंड करना है अंदर, समझ में आ रहा है, बराबर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे भाई ई डेल्टा ए लिखेंगे। अब आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा भाई क्यूब या क्यूबॉइड उसकी सरफेस टोटल 6 होती है। अगर मैं ये ऊपर वाली सरफेस की बात करूँ तो उसका एरिया वेक्टर मुझे ऊपर की डायरेक्शन में मिलेगा,
जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहाँ पे एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स और जेड के बीच में एंगल 90 होता है, तो कॉस 90 क्या बना देगा, 0 बना देगा। यानी कि ऊपर वाली सरफेस और उसी तरह जो बॉटम वाली सरफेस है, दोनों की वजह से हमको फ्लक्स मिलेगा, नहीं मिलेगा। उसी तरह मैं ये वाली सरफेस की बात करूँ अंदर, समझ में आ रहा है बराबर, ये वाली जो सरफेस है उसके बारे में बात करूँ तो वो अपना जो एरिया वेक्टर है वाई डायरेक्शन में देगा और सामने वाली बी वाई में देगा, तो वो भी एक्स को परपेंडिकुलर। यानी कि यहाँ पे प्रूव हो रहा है कि ये जो साइड्स है अंदर बराबर, वो आपको क्या बोले, कोई भी फ्लक्स देती नहीं, खाली फ्लक्स देने वाली साइड कौन सी है भाई, ये दो ही है अंदर बराबर। अभी सीधी सी बात है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी वही डायरेक्शन में मिलेगा, और ये वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगी और एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में मिलेगा कि नहीं मिलेगा अंदर, हाँ के ना। तो आपको टोटल फ्लक्स फाइंड करना है, तो इसके लिए क्या होगा, पॉजिटिव है तो ई भी पॉजिटिव होगा, ए भी पॉजिटिव होगा, प्लस वहाँ पे क्या है माइनस ई और माइनस ए होगा, दोनों नेगेटिव में है अंदर, हाँ के ना। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ई ए और ई ए दो टाइम हो जाएंगे, तो फाई इक्वल टू आपको इक्वेशन क्या मिला भाई, ट्वाइस ऑफ ई ए मिला कि नहीं मिला अंदर, हाँ के ना बराबर है। अभी आपका जो गॉस का लॉ है वो तो क्या बोलता है, समेशन ऑफ क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन, समेशन ऑफ क्यू की जगह क्या लिखेंगे भाई, सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0, और यहाँ पे क्या मिला था आपको अंदर, ट्वाइस टाइम ऑफ ई ए मिला था, तो एरिया एरिया कट हो गया, तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या मिला भाई आपको, सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन 0 मिला कि नहीं मिला अंदर, हाँ के ना। तो आपको इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मिलता है, इक्वेशन मिलता है। दैट इक्वेशन यू हैव टू मस्ट रिकॉल एज दिस इक्वेशन इज यूज्ड इन अ सेकंड चैप्टर इन द थियरी ऑफ कैपेसिटर व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बराबर, क्योंकि कैपेसिटर की जो प्लेट होती है वो भी इसी तरह से वर्क है, वो भी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, और उसकी वजह से जो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका लिए इक्वेशन है जो है वो हमको ये लेना पड़ता है। तो बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, आपको सरफेस चार्ज से सिग्मा लिखना है, डिवाइड बाय 2 करना है, एप्सिलॉन 0 चिपका देना है। समझ में आ गया आपको इतना पार्ट, हाँ के ना। अब हम तीसरा केसेस देखेंगे जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक स्फीयरिकल सेल कंसीडर कर रहे हैं। अब याद रखो एक चीज, दो चीज है बराबर, एक स्फीयरिकल सेल है और एक स्फीयर खुद है अंदर। अगर मैं दोनों पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं, यानी कि बाहर से चार्ज दे रहा हूं, तो क्या होगा कि जो भी स्फीयरिकल सेल है उसकी खाली सरफेस पे ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा अंदर बराबर। जबकि स्फीयर के केस में क्या होगा, सरफेस पे तो होगा भाई, अंदर का जो पार्ट होगा वहां पे भी यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा अंदर। समझ में आ रहा है, यानी कि मैं जब भी स्फीयरिकल सेल कंसीडर करूंगा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एरिया वाइज ही होता है बराबर, जबकि स्फीयर के केस में वॉल्यूम वाइज होता है। इसलिए जब भी मुझे डेंसिटी लेनी होगी तो भले स्फीयर खुद में 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, पर यहाँ पे स्फीयरिकल सेल जो है बराबर, वो क्या है भाई, उसका डिस्ट्रीब्यूशन एरिया वाइज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो कंसेप्ट है वो सिग्मा कंसीडर करेंगे, जबकि ये जो स्फीयर है उसके वाले केस में हम क्या कंसीडर करेंगे, रो कंसीडर करेंगे अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अंदर। आपको अगेन डिस्क्रिप्शन लेना है कि बेकार रेडियस के ले लो, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसका कुछ सिग्मा जितना है अंदर। समझ में आ रहा है। अब आपको यहाँ पे 3 केसेस की बात करनी है अंदर बराबर, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी स्फीयरिकल सेल है उसमें हमको 3 प्लेसमेंट मिलते हैं, एक तो इनसाइड वाला, ऑन द सरफेस वाला और आउटसाइड वाला अंदर। समझ में आ रहा है, जबकि वायर वाले और ऐसे केस में हमको कुछ ऐसा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, पर यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले जो केस ले रहे हैं वो कर आउटसाइड वाला रहे हैं, तो आपको उसके हिसाब से सेंटर से आर जितना डिस्टेंस लेना है, जो आपकी स्फीयरिकल सेल है उसकी रेडियस से थोड़ा क्या हो भाई ज़्यादा हो, और ये जो आर रेडियस का जो भी आपको स्फीयर मिल रहा है उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। अभी यहाँ पे जिस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है अंदर पॉजिटिव, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, जिस तरह से पॉजिटिव चार्ज दे रहा है उसी तरह रेडियल डायरेक्शन में होगा अंदर। क्यों, क्योंकि सब पॉजिटिव चार्ज पे सरफेस पे ही है, तो एक ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, यहाँ ऐसा करेगा कि नहीं करेगा। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट। तो अगर आप आपकी गॉसियन सरफेस को छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड कर रहे हो अंदर बराबर, और उसमें से एक छोटा एरिया सपोज यहाँ पे डेल्टा एस कंसीडर कर रहे हो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड उसके क्या हो मिलेगी, परपेंडिकुलर मिलेगी बराबर। और एरिया वेक्टर भी क्या होता है, सरफेस को परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ई और डेल्टा एस आपको क्या मिलेगा भाई, पैरेलल मिलेंगे अंदर। समझ में आ रहा है, पैरेलल है तो कॉस 0 होगा, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी भाई, 1 होगी कि नहीं होगी अंदर। समझ में आ रहा है, यानी कि आप फ्लक्स का इक्वेशन ई ए कंसीडर कर सकते हो, पर हम यहाँ पे क्या कंसीडर ई डेल्टा एस कंसीडर करेंगे अंदर, हाँ कहना, क्योंकि हमने जो सरफेस है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया है। अभी यहाँ पे E1 E2 क्यों नहीं लिखा, बिकॉज हियर द
the points of the all the Gaussian surface are equidistant from the center. Okay, so here electric field भी consider as the same, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, डिस्टेंस भी नहीं बदल रहा है, तो क्यों नहीं बदलेगा, आर भी नहीं बदलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से बदलेगी। अब मुझे तो ये एरिया नहीं सबकी फाइंड करनी है, तो टोटल फाइंड करने के लिए समेशन करना पड़ेगा मुझे, तो ई तो 12 आ जाएगा, समेशन ऑफ डेल्टा एस बराबर, तो ई तो समेशन ऑफ डेल्टा एस, तो ये पूरा क्या है भाई स्फीयर, ये तो स्फीयर का पूरा क्या आ गया सरफेस आ गया, तो उसका इक्वेशन क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा। याद रखना यहाँ पे जो आर लेना है आपकी गॉसियन सरफेस का लेना है, बिकॉज यू आर डिराइविंग द फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू, उसकी जगह क्यू की जगह क्या लिखेंगे, आगे लिखा था उस तरह सिग्मा ए और सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर आएगा। अब आपको लगेगा सर ये क्यों किया अंदर, भाई यहाँ पे हमारी गॉसियन सरफेस है, जो भी इंक्लूड चार्ज है वो कौन सी सरफेस पे है, स्फीयर की सरफेस पे है, तो भाई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो एरिया लेंगे उसी का लेंगे ना अंदर। समझ में आ रहा है अंदर बराबर, तो सिग्मा इंटू क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई क्या हो गया, कट हो गया क्या ना हो गया अंदर बराबर, और डिवाइड बाय क्या आएगा एप्सिलॉन 0 आएगा। तो फाइनली आपको ई का जो इक्वेशन है कुछ इस तरह से मिला कि नहीं मिला, देख सकते हो ई इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर स्क्वायर। अगर आप सिग्मा की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो फिर से रख देते हो अंदर बराबर, तो ऑलरेडी क्या था भाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल आर स्क्वायर तो था, अभी सिग्मा है उसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे हम अंदर बराबर, तो क्या लिखेंगे चार्ज डिवाइड बाई हम क्या लिखते थे एरिया लिखते थे बराबर, तो यहाँ पे क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको इतना पार्ट, यस और नो बराबर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आर स्क्वायर और आर स्क्वायर क्या हो गए, कट हो गए कि ना हो गए अंदर बराबर, और यहाँ पे 4 पाई इंटू एप्सिलॉन 0 क्या हो जाएगा के हो जाएगा, तो आपको के मिलेगा क्यू मिलेगा और डिवाइड बाय क्या मिलेगा आर स्क्वायर मिलेगा, तो आपको ई का इक्वेशन वो ही मिला जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन था। यानी कि यहाँ पे बहुत आसान चीज हो गई कि व्हेनेवर वी आर डीलिंग विद द स्फीयरिकल सेल देन आउटसाइड द रीजन ऑफ द स्फीयरिकल सेल द इलेक्ट्रिक फील्ड बी सेम एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन बराबर, जो भी उसका इक्वेशन है वही रख दो बराबर। और क्यू आपको कौन सा लेना है, जो उसका एनक्लोज है, यानी कि आपकी सेल पे जितना भी टोटल चार्ज है वो आपको यहाँ पे लिख देना है, और डिवाइड बाय आपकी जो गॉसियन सरफेस है जहाँ पे भी आपको फाइंड करें उसका डिस्टेंस सेंटर से कितना है वो ले लो, सिंप्लीफाइड करो, आपका आंसर क्या हो गया रेडी हो गया अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट। अब दूसरे केस की बात करें अंदर कि अगर मैं मेरा जो गॉसियन सरफेस है वो सरफेस पे ही ले लूँ अंदर बराबर, तो सीधी सी बात है कि आर की वैल्यू कैपिटल आर हो गई, तो मेरा इक्वेशन क्या था के क्यू डिवाइड बाय स्मॉल आर स्क्वायर था, तो क्या हो जाएगा के क्यू डिवाइड बाय कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा अंदर। समझ में आ रहा है, और याद रखना हर केस में आपको सरफेस में ही मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी अंदर। समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है डिक्रीजिंग फिनोमिनन है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस बराबर, तो सरफेस से जितना डिस्टेंस बढ़ेगा बस सरफेस पे ही होगा, तो डिस्टेंस तो ऑलमोस्ट 0 बराबर हो गया ना, तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या मिलेगी भाई मैक्सिमम मिलेगी अंदर। समझ में आ रहा है। अभी बात करूं कि मेरा सेल है उसके अंदर में अगर गॉसियन सेल यानी कि मेरी स्मॉल आर की वैल्यू है वो कैपिटल आर से यानी कि जो स्फीयरिकल सेल है उससे कम लूँ, तो यहाँ पे सीधा लिख देना है कि अगर मैं बात कर रहा हूँ अंदर की सेल की, तो ये जो अंदर की गॉसियन सरफेस है उससे एंक्लोज चार्ज कोई दिख रहा है, बिकॉज सेल का सारा चार्ज तो उसकी सरफेस पे होता है, यहाँ पे तो कोई होता ही नहीं है, तो समेशन ऑफ क्यू 0 होगा तो फ्लक्स अपने आप में 0 हो गया, फ्लक्स 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही मिलेगी कि नहीं मिलेगी अंदर, बस यही चीज़ आपको सीधे की सीधी लिख देनी है अंदर बराबर। तो स्फीयरिकल सेल का सिंपल हो गया अंदर, आउटसाइड रीजन या तो सरफेस का, तो आपको के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर लगाना है, पर सरफेस में हो तो जो भी आपकी सेल है उसकी रेडियस आएगी, और उसके दूर का तो जो रेडियस का वैल्यू दिया है वो आपको लेना है अंदर, वहाँ पे जो सेल है उसकी रेडियस नहीं लेनी, वो खाली कब लेनी है जब सरफेस पे होता। और इनसाइड की बात करो तो आंसर क्या रख देने का 0 रख देने का अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट। दस द फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शीट इज 0 बराबर, सॉरी यूनिफॉर्मली थिन सेल इज 0 एट ऑल पॉइंट इनसाइड द सेल, यानी कि सेल के अंदर जितने भी पॉइंट लोगे आप तो सारे पॉइंट्स पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी 0 मिलेगी। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है कुछ प्रॉब्लम को एकदम इजीएस्ट वे में सॉल्व करने के लिए अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट। ओके चलो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अंदर। यहाँ पे आपको ग्राफ बोला गया है बराबर कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ ड्रॉ करके दो, किसके लिए भाई सेल के लिए। तो अब सीधी सी बात है 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर कभी उसकी रेडियस कैपिटल आर आएगी कि नहीं आएगी अंदर। अभी हमने बोला कि भाई अंदर के पार्ट में तो 0 ही होता है,
तो जब तक आर की वैल्यू इंक्रीज होके उसकी रेडियस जितनी नहीं होगी किसकी स्फीयरिकल सेल की, तब तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगी। और जब ये आर मिल रहा है तब हमको एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है अंदर। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद आर जितना बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगी और ये स्क्वायर के प्रोपोर्शन इनवर्स प्रोपोर्शन में डिक्रीज हो, यानी कि ग्राफ मेरा कुछ इस तरह से आएगा। हो गया कि ना हो गया अंदर, बराबर। और आपको स्पेसिफाई करना है तो कर सकते हो भाई ये इनसाइड वाला पार्ट है, ये आउटसाइड वाला, ये ऑन द सरफेस वाला पार्ट है अंदर। समझ में आया कि नहीं आया सबको इतना पार्ट, बराबर। तो 1 मार्क के क्वेश्चन में आपको ड्रॉ करने के लिए बोल सकते हैं अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया अंदर कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द चार्ज स्फीयरिकल सेल ऑन अ पॉइंट आउटसाइड इट, बराबर। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है अंदर, स्फीयरिकल सेल यहाँ पे क्यों दिया गया, हमने ऑलरेडी तो कवर कर लिया है अंदर। ओके, यहाँ पे उन्होंने लिखने में मिस्टेक कर दिया। एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन है वो स्फीयरिकल सेल का नहीं है, अब स्फीयर का ही खुद का है अंदर, बराबर। तो यहाँ पे भी आपको अगेन वही के वही 3 केस मिलेंगे, आउटसाइड, ऑन द सरफेस एंड इनसाइड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्फीयर कंसीडर जिसकी रेडियस में कैपिटल आर है, और उसके आउटसाइड वाला एक कंसीडर करेंगे जिसकी रेडियस स्मॉल आर है। ऐसे है जैसे आर ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना बात? तो हमारी एक गॉसियन सरफेस हो गई। अभी यहाँ पे जो भी आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसके हिसाब से होगा, रो के हिसाब से होगा, क्योंकि सब जगह है। तो रो इक्वल टू मैं क्या लिखूँ, चार्ज डिवाइड बाय वॉल्यूम लिखता हूँ। तो क्यू इक्वल टू क्या होगा भाई, रो भी होगा कि नहीं होगा अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, यस और नो, बराबर। अब आपको क्या करना है, फ्लक्स फाइंड करना है। तो अगेन आपकी जो गॉसियन सरफेस है उसको छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर लो। तो यहाँ पे भी स्फीयर पे जिस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो सबकी वजह से आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो रेडियल डायरेक्शन में मिले। सब में लिख ही देना है अंदर कि भाई रेडियल डायरेक्शन, जो इनफाइनाइट वाला था उसमें भी परपेंडिकुलर में रेडियल मिला था, जो प्लेन था उसमें भी परपेंडिकुलर मिला था अंदर, बराबर। सेल में भी वही और स्फीयर में भी वही मिलेगा अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा, ई और डेल्टा एस हर डेल्टा एस के लिए पैरेलल होंगे, इसलिए दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाएगा। तो आपको एक ऐसे एरिया की वजह से जो मिलता फ्लक्स है वो ई डेल्टा एस होगा। अगर आप समेशन करें तो आपको टोटल फ्लक्स मिलेगा अंदर, ई तो बाहर आ जाएगा। तो डेल्टा एस आपका समेशन करोगे तो सारी गॉसियन सरफेस के सब एरिया ऐड करो तो स्फीयर का सरफेस एरिया होगा कि नहीं होगा अंदर। तो स्फीयर का सरफेस एरिया हम क्या लिखते हैं, 4πr²। यानी कि आपने जो चीज़ स्फीयरिकल सेल में इनिशियली की, बराबर, वही सेम चीज़ यहाँ पे करनी है और कोई और नहीं करनी अंदर, बराबर। जो भी चेंज है वो खाली कौन सा है, राइट हैंड साइड में चेंज है अंदर। यहाँ पे अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, रो वी लिखना पड़ेगा अंदर। समझ में आ रहा है आपको इतना पार्ट? और डिवाइड बाय क्या आएगा, एप्सिलॉन 0 आएगा। तो ई का इक्वेशन मुझे क्या मिला भाई, रो वी डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0 इंटू 4πr² मिलेगा। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, हाँ के ना? बराबर। अब अगर आप ध्यान में रखो तो E इक्वल टू, अभी यहाँ पे 4πε0 है और रोवी की जगह मैं क्यू लिखूँ भाई, टोटल चार्ज जो भी होगा क्यू होगा, बराबर। तो 1/4π लिखूंगा r²। तो आपको E का अगेन इक्वेशन वही का वही मिला जो स्फीयरिकल सेल में मिल रहा था। समझ में आ रहा है सबको यहाँ पे, बराबर, कि KQ डिवाइड बाय r² पर जब भी आपको इंडिविजुअली चार्ज के बारे में बात करें तो आपको वॉल्यूम के हिसाब से खाली गिनना होगा अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अंदर, यस और नो, बराबर। तो ये वाला इक्वेशन आपका सेम ही है जैसा हमको स्फीयरिकल सेल में मिला था। सरफेस की बात करो तो आपका इक्वेशन क्या होगा भाई, KQ डिवाइड बाय कैपिटल R² हो जाएगा अंदर, हाँ के ना, बराबर है। अगर आप रो वी के फॉर्मेट में रखना चाहते हो, रो की वैल्यू अवेलेबल हो, वी का हमको वॉल्यूम पता है, पर वॉल्यूम उस टाइम में किसका लेंगे हम भाई, जो हमारा स्फीयर है उसका लेंगे अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने वही इक्वेशन बनाया जो जनरली ज़्यादातर उसके लिए यूज़ किया जाता है। अब हम तीसरा केस डिस्कस कर रहे हैं कि अगर इनसाइड वाला दिया हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे अंदर, बराबर। तो यहाँ पे होता क्या है, शांति से समझने का ट्राई करो अंदर, कि आपने अपना स्फीयर है और उसके अंदर आप अपनी गॉसियन सरफेस ले रहे हो अंदर, बराबर। तो उसकी वजह से आपका अगेन जो इक्वेशन ये वाला था तो वो तो वही का वही रहेगा, पर यहाँ पे आर की वैल्यू लेस देन कैपिटल आर होगी, इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू जो लिखते हैं। तो यहाँ पे आपका एनक्लोज चार्ज कितना होगा, बराबर, रो वी होगा, नहीं क्या होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा उसके हिसाब से, यानी कि रो वी डैश लिखना पड़ेगा मुझे अंदर। समझ में आ रहा है? तो E इंटू 4πr² इक्वल टू रो तो रो रहेगा डिवाइड बाई एप्सिलॉन। वी का इक्वेशन क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पे इनसाइड लेना तो मुझे आर रेडियस का ही लेना पड़ेगा जो मेरा, क्योंकि मुझे उसका एनक्लोज चाहिए अंदर, बराबर। तो उसके हिसाब से इक्वेशन क्या होगा भाई, 4/3πr³ मिलेगा अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अंदर? तो बराबर, तो 4π यहाँ से कट हो जाएगा, R² और एक R कट हो जाएगा। तो आपको E का जो इक्वेशन है वो क्या मिल रहा था अंदर,
बराबर है। तो ज़रा रिवाइंड कर लूँ, मैं भूल गया क्या लिखा था अंदर। बराबर, चलो यहाँ पे बता ही नहीं रहा है अंदर। ई इक्वल टू क्या था भाई, रो था, बराबर 4/3 पाई आर क्यूब था, और डिवाइड बाई यहाँ पे क्या था भाई 4 पाई आर स्क्वायर और एप्सिलॉन 0 था, तो आर स्क्वायर 4 पाई और यहाँ पे एक आर बचा। तो ई का इक्वेशन में बचा खुचा हुआ लिखूँ तो मुझे क्या मिलेगा, बराबर रो मिलेगा, बराबर यहाँ पे एक आर मिलेगा, और डिवाइड बाय क्या मिलेगा, एप्सिलॉन 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा अंदर। समझ में आ रहा है। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल टू क्या है भाई, आर है, कहाँ, इनसाइड वाले में अंदर, बराबर। तो स्फीयर होता है तो उसमें इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, वो आर के हिसाब से। अगर आर मेरा 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी। जैसे जैसे मेरा आर बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी अंदर, पर कब तक बढ़ेगी, जब तक मैं सरफेस पर पहुंचता नहीं तब तक। तो अगर मैं इसका ग्राफ ई वर्सेस आर बनाना चाहूँ अंदर, बराबर है, तो ये वाली मेरी मैक्सिमम वैल्यू ऐसा समझ लो, और यहाँ पे मेरा कैपिटल आर है अंदर, बराबर। तो यहाँ से लीनियरली वो इंक्रीज होगा क्योंकि प्रोपोर्शनल टू आर था, और फिर यहाँ से 1/r² के हिसाब से क्या होगा, डिक्रीज होगा अंदर। समझ में आ रहा है। तो ऐसा आपको क्या मिलेगा, ग्राफ मिलेगा अंदर। समझ में आ गया सबको इतना पार्ट, यस और नो, बराबर। अब इसके बाद मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत सारी बार 2-2 मार्क्स में बोर्ड में पूछा गया है कि ऑब्टेन द गॉस लॉ फ्रॉम द कूलम लॉ, या तो फिर उसका रिवर्स क्वेश्चन पूछते हैं कि कूलम लॉ पे से गॉस का लॉ ऑब्टेन करो अंदर। तो हम पहला वाला देखेंगे, दूसरा वाला उसका एग्जैक्टली रिवर्स ऑपरेशन है, बराबर। तो आप खुद ट्राई करना, मैं आपको सॉल्यूशन में असाइनमेंट में भेज दूंगा अंदर, बराबर। तो चलो पहले बात करते हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर हमको कूलम लॉ का यूज़ करके गॉस लॉ डिराइव कर, पहले कूलम लॉ की कंडीशन बोलनी पड़ेगी कि भाई 2 चार्ज ले लो, एक कैपिटल क्यू ले लो, एक दूसरा स्मॉल क्यू ले लो, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना ले लो, आर ले लो। तो आपको फोर्स का इक्वेशन क्या मिलेगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अभी मुझे गॉस लॉ लाना है तो मुझे फ्लक्स की बात करनी होगी, फ्लक्स की बात करनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात, यानी कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड तो लानी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का रिलेशन, इसलिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे आके रुक गया अंदर, बराबर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कैपिटल क्यू को यहाँ पे भेज दूंगा, तो एफ बाई कैपिटल क्यू इक्वल टू क्या होगा, के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा अंदर। और इसकी जगह मैं ई लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। तो आपको ई का इक्वेशन जो हम लाते थे वही का वही है, के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर अंदर, हाँ के ना। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट। अब आपको क्या करना है कि E इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर था, उसमें से K की वैल्यू रखो तो क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब ये 4 पाई और आर स्क्वायर को डिनोमिनेटर से उठा के राइट हैंड साइड ले जाओ तो क्या होगा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड क्या बचेगा, क्यू बचेगा, और नीचे खाली एप्सिलॉन 0 बचेगा अंदर, बराबर। अब आप देख रहे हो कि ये किसका इक्वेशन भाई, एरिया का इक्वेशन है, 4 पाई आर स्क्वायर, हाँ के ना, स्फीयरिकल सेल वाला क्वेश्चन सर, यानी कि आप स्फीयर टाइप का क्वेश्चन सरफेस इमेजिन कर रहे हो। तो ई और ए, बराबर, और ई और ए दोनों पैरेलल हो गए तो आपको ये वाला इक्वेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0। तो ये फ्लक्स का हो गया कि ना हो गया, गॉस लॉ बन गया कि ना बन गया अंदर। समझ में आ रहा है सबको। तो इस तरह से आपको इसका क्या करना है, डेरिवेशंस करना है अंदर। और आप देख सकते हो कि कूलम लॉ को गॉस लॉ से इम्प्लीमेंट करना है तो आपको वही की वही थियरी रिवर्स मैनर में क्या